हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर होता है जीवों में जनन चल रहा था। तो उस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक देख लिया था और आज ये आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग चाहते हैं तो अगर आप लोग चाहें तो टॉपर ग्रुप ले सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है एक सब्जेक्ट के लिए। जो टॉपर ग्रुप का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी के लिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स के नोट्स, यानी कि क्लास 12 बायोलॉजी में जितने भी आपके चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स का नोट्स मिल जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा 2024 बोर्ड एग्जाम के। और ये सारी चीज़ें आपको मात्र 100 रुपीज़ में दी जा रही हैं, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के टॉपर ग्रुप का प्राइस 100 रुपये है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ पर कोई भी समस्या होती है नंबर को निकालने में, तो आप लोग यहाँ से नंबर देख सकते हैं। ये आपका नंबर हो जाता है व्हाट्सएप नंबर। आप लोग उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी कि अगर चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग लेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हमारी क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर होता है जीव में जनन चल रहा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक देखा था और आज की वीडियो आपकी लेक्चर नंबर 7 होने वाली है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। तो मैंने आपको बताया था जो लैंगिक जनन होता है उसमें आपकी 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना आपकी होती है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी घटना आपकी होती है निषेचन और तीसरी घटना होती है आपकी निषेचन पश्च घटना, ठीक है। अब ये जो निषेचन पूर्व घटना होती है इसमें 2 मुख्य आपकी घटनाएं होती हैं। पहला आपका होता है युग्मक जनन और दूसरा आपका होता है युग्मक स्थानांतरण। उसके बाद फिर निषेचन की बात करें तो निषेचन भी आपका 2 प्रकार से हो सकता है। एक आपका हो सकता है बाह्य निषेचन और एक आपका हो सकता है आंतरिक निषेचन। अब ये बाह्य निषेचन क्या होता है? जब निषेचन आपका बाह्य भाग पर होता है या कह सकते हैं शरीर से बाहर होता है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं, और जब निषेचन आपका शरीर के अंदर होता है तो हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो आपकी तीसरी घटना है वो आपकी है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना में भी आपके 2 महत्वपूर्ण आपके पॉइंट होते हैं। पहला आपका होता है युग्मनज और दूसरा आपका होता है भ्रूणोद्भव, ठीक है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, डिटेल में उसकी परिभाषाओं को समझना है। और जैसे आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ जाते हो फिर आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना को स्टार्ट करने वाले हैं और निषेचन पूर्व घटना में हम लोग 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि आपका होता है युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो चलिए हम लोग अब लोग देखते हैं कि निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निषेचन जो पूर्व घटना होती है वो निषेचन से पहले जो होने वाली घटना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में आपकी 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। एक आपका होता है युग्मक जनन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। और एक आपका होता है युग्मक स्थानांतरण जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गेमीट ट्रांसफ़र। तो अब हम लोग इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा देंगे निषेचन पूर्व घटना। उसके बाद फिर आप लोग ये चीज़ें लिख सकते हो यहाँ से कि निषेचन से पहले की सभी घटनाओं को हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसमें 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। पहला आपका क्या होता है युग्मक जनन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो आइए समझते हैं हम लोग युग्मक जनन क्या होता है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं युग्मक जनन की परिभाषा को, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक द्विगुणित युग्मक मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। समझना आपको ये है कि होता यह है कि आपका एक द्विगुणित युग्मक मात्र कोशिका होती है, उसमें जब आपका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो उससे आपका नर और जो मादा में अगर इसी प्रकार से होता है तो मादा में भी द्विगुणित युग्मक मात्र कोशिका होती है, उसमें भी जब विभाजन होता है अर्धसूत्री तो उसमें भी आपका युग्मक का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक द्विगुणित युग्मक मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा में युग्मकों की जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग युग्मक जनन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको कुछ जीवों
के गुणसूत्रों की संख्या दी गई है और उस गुणसूत्रों की संख्या में जब हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका नर एवं मादा युग्मकों में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो निकल करके आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे जीवों के नाम के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि नर एवं मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है जिस भी हम लोग जीव की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि नर एवं मादा जिस भी हम लोग जीव की बात कर रहे हैं उसमें नर और जो मादा है उसमें जो गुणसूत्र है उससे आपका जो युग्मक बन रहे हैं उसमें संख्या कितनी होती है गुणसूत्रों की, वो आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जीव का नाम दिया गया है वो आपका दिया गया मनुष्य। तो जो मनुष्य होता है उसमें जो आपका नर होता है या मादा होती है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। ठीक है, और उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आपका जो नर एवं मादा में जो युग्मक बनते हैं उस युग्मक का जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 23 होती है, यानी कि जितना आपका होता है गुणसूत्र उसी का आधा हो जाता है आपका युग्मक में। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, तो उसी का आधा हो जाता है युग्मक में। ठीक है, तो ये आपका जो ये आप समझ गए होंगे। अगले जीव की बात करें तो अगला जीव इसमें दिया गया कुत्ता। तो कुत्ता का जो गुणसूत्र होता है वो 78 होता है और वहीं पे जब कुत्ते की युग्मक की बात करेंगे तो उसमें आपका 39 हो जाता है। ठीक है, तो इसी का क्या हो गया आधा हो गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। उसी प्रकार से आगे चूहा का दिया गया, तो चूहा का गुणसूत्र 42 होता है और उसी का आप लोग आधा कर देंगे तो उसका युग्मक हो जाता है 21। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बिल्ली है तो बिल्ली का गुणसूत्र आपका 38 होता है और उसी का आप लोग आधा कर दोगे तो आपका युग्मक निकल करके आ जाएगा 19। इसी प्रकार से घरेलू मक्खी होगा, इसका गुणसूत्र 24 होता है और उसका युग्मक आपका 12 होता है। उसके आगे आप लोग बात करोगे फल मक्खी की, तो उसमें आपका गुणसूत्र होते हैं 8 और वहीं पर हम लोग नर एवं मादा युग्मक के गुणसूत्र की बात करें तो उसमें आपका कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पर यदि हम लोग बात करें तितली, तो तितली में जो आपका गुणसूत्र होता है वो आपका 380 होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। और वहीं पर इसके हम लोग युग्मक की बात करेंगे तो युग्मक में आपका 190 होता है। ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे। अगला आपका इसमें दिया गया एस्कैरिस मिगोलोसेफिला। ठीक है, इसमें आपका गुणसूत्र होता है 2 और इसका जो आपका युग्मक होता है उसका जो गुणसूत्र होता है उसमें वो 1 होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो अगले जो आपका दिया गया इसमें आप वो है आपका हेपिलोपेपस ग्रेसिलस। ठीक है, इसमें आपका गुणसूत्र होता है 4 और वहीं पे इसमें युग्मक जो आपका होता है युग्मक आपका 2 होता है। उसी प्रकार से आगे हम लोग प्याज की बात करेंगे तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है और युग्मक आपका हो जाता है 16। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे चावल, तो चावल में आपका गुणसूत्र संख्या 24 होती है और उसमें युग्मक की जो संख्या होती है वो 12 होती है। मक्के में आपका 40 होता है गुणसूत्र और उसका जो युग्मक होता है वो आपका 20 होता है। वहीं पर आलू की बात करेंगे तो आलू में आपका 48 गुणसूत्रों की संख्या होती है और युग्मकों की संख्या जो आपकी होती है 24 होती है। ठीक है, उसमें आपके यानी कि युग्मक में जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है 24 होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को देखा और साथ ही में उसके जो मादा युग्मक हैं या नर युग्मक हैं उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी होती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो युग्मक जनन में जो चीज़ें आपको समझनी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इसकी जो दूसरी प्रक्रिया होने वाली है निषेचन पूर्व घटना में उसको हम लोग समझते हैं, जो कि आपका हो जाता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं युग्मक स्थानांतरण के बारे में, यानी कि जो आपका युग्मक स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। तो क्या होता है युग्मक स्थानांतरण, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि निषेचन के लिए युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या जरूरी होगा निषेचन के लिए, सबसे पहले तो आपका होगा युग्मकों का निर्माण होना। जब आपका युग्मक का निर्माण हो जाएगा नर और मादा दोनों में, तो उनका स्थानांतरण जब होगा, यानी कि जब एक दूसरे के समीप आएंगे तभी तो जाकर के आपका निषेचन हो पाएगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि जो युग्मक स्थानांतरण होता है वो निषेचन के लिए युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है बहुत ही आवश्यक होता है। प्रायः नर युग्मक जो होते हैं वो चल होते हैं, यानी कि वो चलनशील होते हैं, और वहीं पर हम लोग बात करेंगे मादा युग्मक की, तो मादा युग्मक जो होते हैं वो अचल होते हैं, यानी कि वो चल नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में प्रायः युग्मकों के स्थानांतरण हेतु जल आवश्यक है, यानी कि जो बायोफाइटा होता है जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें जो युग्मक होते हैं उसके स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं पे आगे दिया गया है जबकि अनावृत बीजियों व आवर्त बीजियों में परागकण के स्थानांतरण या परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरण को हम लोग परागण ही बोल सकते हैं। तो उसके लिए विभिन्न स्रोत की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया आदि की आवश्यकता से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं युग्मकों का। ठीक है, तो इस कारण निषेचन की जो संभावना होती है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस कारण जो निषेचन की संभावना होती है वृद्धि के लिए यहाँ परागकण अधिक संख्या में बनते हैं, यानी कि आपको ये समझना है कि जब मान लीजिए आप लोग बात करेंगे अनावृत बीजों या फिर आवृत बीजों में, तो इसमें जो इसके परागकण होते हैं वो इसके नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। तो उसको जब स्थानांतरण किया जाता है मादा के पास में
या मादा युग्मक के पास में, तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत होती है वायु की, जल की, कीट की, इन सभी चीज़ों की हम लोग को ज़रूरत होती है। इन सभी की सहायता से ही जो आपका परागकण होता है वो मादा युग्मक के पास तक पहुँचता है, ठीक है। तो इसी के लिए उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परागकण की आवश्यकता होती है, कि जितने ही ज़्यादा आपके परागकण होंगे उतना ही ज़्यादा आपको निषेचन की संभावना होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका युग्मक स्थानांतरण था ये टॉपिक भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इससे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपका जो निषेचन की जो घटना थी उसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट को समझ लिया, ठीक है। यानी कि जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं हो रही थी, लैंगिक जनन की घटनाओं में जो आपका पहला पॉइंट था निषेचन पूर्व घटनाएं, तो निषेचन पूर्व घटनाएं में आपके 2 टॉपिक थे, दोनों टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे निषेचन, यानी कि निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन से पहले की जो घटनाएं थी वो आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब दोनों का यानी कि जब आपका नर युग्मक बन गया है, उसके बाद फिर दोनों का क्या हो गया है, एक दूसरे के समीप आ चुके हैं, तो उसके आगे की जो घटना होती है उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो अब हम लोग निषेचन समझते हैं। तो निषेचन क्या होता है ये देखते हैं। निषेचन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले आपका नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं युग्मक जनन, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका युग्मकों का स्थानांतरण हुआ, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक समीप आए। उसके बाद में फिर जब आपका नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल गए, ठीक है, तो उनके मिलने से जो युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। इसे हम लोग युग्मक संलयन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि युग्मकों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग युग्मक संलयन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन होने पर द्विगुणित युग्मनज का उत्पन्न होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके यन होते हैं, और यानी कि जैसे नर युग्मक होगा तो वो भी आपका एन होगा, और जो मादा युग्मक होगा वो भी आपका एन होगा। यानी कि दोनों कैसे होते हैं, आपके अगुणित होते हैं। लेकिन जब आपका नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो फिर आपका द्विगुणित हो जाता है, यानी कि n प्लस n क्या हो जाएगा, आपका 2n हो जाएगा। यानी कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं जब आपके नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कि निषेचन होने के स्थान के अनुसार निषेचन हम लोग 2 प्रकार बता सकते हैं। यानी कि जब निषेचन होता है उसके स्थान के आधार पर, यानी कि यदि शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन बोलेंगे, यदि शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है तो हम लोग बाह्य निषेचन बोलेंगे। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने निषेचन को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग आपका हो जाता है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर से बाहर होता है, यानी कि यहाँ पर इसके नाम से ही क्लियर है कि बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन से आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर से बाहर होता है, यह मुख्यतः जलीय माध्यम में ही होता है। यानी कि जो आपका बाह्य निषेचन होता है आपका मुख्यतः जलीय माध्यम में होता है, इसको हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हो बोनीफिश, अधिकांश शैवालों तथा कुछ कवकों में बाह्य निषेचन आपका पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो निषेचन का जो आपका दूसरा पार्ट है वो आपका है आंतरिक निषेचन। तो क्या होता है आंतरिक निषेचन, आइए इसको समझते हैं। तो इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर के भीतर होता है, यानी कि जब निषेचन शरीर के अंदर होगा तो फिर उसे हम लोग आंतरिक निषेचन बोलेंगे। आगे इसमें दिया गया है कि यह निषेचन साधारणतः सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों और कुछ अर्ध जलीय जीवों में पाया जाता है। यानी कि जो आपका निषेचन होता है, जैसे कि आप लोग बात करोगे मनुष्य हो गया, ठीक है, तो मनुष्य में भी आपका आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि शरीर के अंदर निषेचन होता है और फिर शरीर के अंदर ह्यूमन्स का निर्माण होता है, फिर उसी से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है शरीर के भीतर ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी। तो आंतरिक निषेचन आप समझ गए होंगे। उदाहरण की बात करोगे तो उदाहरण में आप लोग बता सकते हो कि कवक, सार्क, रेंगने वाले जीव तथा आवृतबीजी जो होते हैं सभी में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग को इस वीडियो में समाप्त करना है, वो आपका हो जाता है अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये आपका जो पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अनिषेक जनन। तो उसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी आप लोगों को कर देना है। तो इतना आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनिषेक जनन के बारे में, जो कि आपका नोट पॉइंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और साथ में इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है पूछे जाने की। तो यह इसका जो आपका अनिषेक जनन होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो क्या होता है आपका पार्थेनोजेनेसिस, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि लैंगिक जनन में अगुणित
शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मज बनाते हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें जो आपका नर युग्मक होता है जो कि आपका शुक्राणु हो जाता है, और वहीं पे यदि हम लोग मादा युग्मक की बात करेंगे तो आपका अंडाणु हो जाता है। तो ये दोनों कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। जब वो दोनों आपस में संलयित होते हैं तो एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन कई प्रजातियों में अनिषेचित अंडाणुओं से ही संतति जीव विकसित हो जाता है। यानी कि ऐसा तो होता ही है लैंगिक जनन में, कि लैंगिक जनन में कैसा होता है आप लोग समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें अगुणित अंडाणु और अगुणित शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिसमें अनिषेचित अंडाणुओं से ही नई संतति का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें नर युग्मक क्या कह सकते हैं, शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपका जो अनिषेचित अंडा होता है, कह सकते हैं अंडाणु होता है, उससे ही नए जीव का विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन। यानी कि निषेचन के बिना ही जनन हो जाता है तो उसे हम लोग अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, तो इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 ईस्वी में खोजा था। यानी कि जो आपका निषेक जनन की जो घटना है इसको किसने खोजा था? तो आप लोग बता दोगे, चार्ल्स बोनेट ने 1745 ईस्वी में खोजा था। अब तो वहीं पर यदि हम लोग बात करें अनिषेक जनन की तो यहाँ भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाता है कृत्रिम अनिषेक जनन और दूसरा आपका हो जाता है प्राकृतिक अनिषेक जनन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृत्रिम अनिषेक जनन के बारे में। कुछ जीवों के अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से बिना निषेचन के ही परिवर्धन हेतु प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार का जो अनिषेक जनन होता है वो आपका कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मेढक दे सकते हो। ठीक है, तो कुछ जीव होते हैं जिनमें कि जो आपके अंडाणु होते हैं इसको हम लोग कृत्रिम रूप से बिना निषेचन के ही परिवर्धन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और इस प्रकार के जो अनिषेक जनन होता है उसे हम लोग कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मेढक आदि को देख सकते हो, इसमें आपका कृत्रिम अनिषेक जनन कराया जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें आपका जो दूसरा पॉइंट है वो आपका है प्राकृतिक अनिषेक जनन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग देखेंगे कुछ जीवों जैसे कि एपिडस, रोटिफर, कुछ सांप तथा कीटों में क्या होता है, अनिषेक जनन एक नियमित घटना के रूप में होता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन कहलाता है। यानी कि एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिए, और कौन से जीव होते हैं जैसे कि एपिडस हो गया, रोटिफर हो गया, कुछ सांप हो गए, तथा कीटों में क्या होता है, अनिषेक जनन जो होता है नियमित घटना के रूप में होता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन कहलाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इससे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आने वाली लेक्चर नंबर 8, उसी में आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब आपका केवल एक टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, जो कि आपका होने वाला है निषेचन पश्च घटना। यानी कि निषेचन के बाद की जो होने वाली घटनाएं होती हैं उसे हम लोग निषेचन पश्च घटना बोलते हैं, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और उस वीडियो को आप लोग जैसे देख लोगे तो फिर आपका ये चैप्टर जो होगा, पहला चैप्टर, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।